हेलो ऑल, वेलकम टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड्स। आज हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो आज हम शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अक्सर बच्चे दूर भागते हैं, क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा हमारे बिजनेस और अकाउंट्स की अपेक्षा थोड़ा हमें डिफरेंट लगता है। ठीक है, तो आज इसे बहुत ही सिंपल वे में, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि आप इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। ओके, लेकिन एक काम जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट करना है वो है कि आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपको अपनी बुक से इसको एक बार अच्छे से रीड करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्र है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम अर्थशास्त्र को समझते हैं। तो अर्थशास्त्र, ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम? अर्थशास्त्र देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अर्थशास्त्र की डेफिनेशन। ओके, तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन का अध्ययन करता है। हम अर्थशास्त्र पढ़ते क्यों हैं? अर्थशास्त्र की ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? असीमित है। असीमित मतलब बहुत ज़्यादा, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास उन्हें प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो सीमित है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पापा की जो मंथली इनकम है वो लिमिटेड है, लेकिन आपके घर की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो घर खर्च हो, चाहे और कुछ चीज़ें हों, तो वो सारे खर्च बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आपके पिताजी का काम क्या है कि वो किस तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से उसी सैलरी में घर का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, ताकि जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधन के विवेकपूर्ण मैनेजमेंट को बताता है कि आप कैसे कम साधनों के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब कुछ इसमें आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं जिन्हें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है इसमें? सबसे पहले इसमें आता है हमारा उपभोक्ता। ठीक है, तो उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य वस्तुओं को खरीदता है या उपभोग करता है। मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, बाजार से आप सब्जियां लेके आते हैं, आपकी स्टेशनरी का सामान लेके आते हैं और उनका यूज़ करते हैं, तो आप कौन हो जाते हैं? आप हो जाते हैं एक उपभोक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किसको? उसके बाद देखते हैं हम उत्पादक को। उत्पादक कौन होता है? तो वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। कोई सी भी हम फैक्ट्री समझ सकते हैं, कोई भी कंपनी समझ सकते हैं जो क्या करती है? वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, कपड़ों का प्रोडक्शन हो सकता है, स्टेशनरी का प्रोडक्शन हो सकता है। जो भी किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर रही है? उत्पादन कर रही है। किस लिए? आय अर्जित करने के लिए। तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम किसको देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं विक्रेता को, कि विक्रेता कौन होता है। ठीक है, तो विक्रेता को समझते हैं। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से सामान बेचता है। आप अपने पास के किसी भी दुकान को का इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कुछ भी सामान बेच रहा है किस लिए? अपना लाभ कमाने के लिए। तो वो कौन हो जाता है? वो हो जाता है हमारा सेलर। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है कर्मचारी। कौन आता है उसके बाद? कर्मचारी। तो कर्मचारी कौन है? जो दूसरों के लिए काम करता है ना, जिसके बदले उसे वेतन या मजदूरी मिलती है। इसके लिए आप किसी भी कंपनी में लगे हुए कोई एम्प्लॉय को ले सकते हो, बाहर मजदूरी कर रहा हो कोई व्यक्ति ले सकते हो, जो क्या कर रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए और उसकी शर्तों पर काम कर रहा है, काहे के बदले? वेतन या फिर मजदूरी के बदले। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा कौन? नियोक्ता। ठीक है, नियोक्ता को समझते हैं। तो नियोक्ता कौन होता है? वह व्यक्ति या संस्था जो दूसरों के काम पर रखती है और उन्हें पारिश्रमिक देती है। लेकिन जो आपकी बुक है उसमें नियोक्ता कौन व्यक्ति है? नियोक्ता एक पेशेवर व्यक्ति को कहा गया है जो दूसरों को फीस के बदले सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई सीए हो गया, जो अपनी सेवाएं देता है और उसके बदले उसे क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आ जाती हैं। अब आप सोचोगे कि हमने ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी क्यों? इस डेफिनेशन को पढ़ने का रीज़न क्या है? रीज़न है अल्फ्रेड मार्शल, जो कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के एक प्रवर्तक हैं, और उन्होंने एक वाक्य कहा था कि जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। कौन? अर्थशास्त्र। तो जीवन का जो सामान्य कारोबार है, वो कारोबार में
करने वाले व्यक्ति कौन है? यही सब है। इसलिए हमने इन सब की डेफिनेशन देखी जो कि अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम किसको समझते हैं? दुर्लभता को समझते हैं। स्कैर्सिटी मतलब हमारे पास जो साधन है वो क्या है? सीमित हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपये हैं, लेकिन आपको कुछ बाहर नाश्ता भी करना है, उसके साथ आपको स्टेशनरी भी खरीदनी है, तो जेब में पैसा क्या है? सीमित है, लेकिन आपकी ज़रूरतें क्या है? ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ को बताता है? दुर्लभता को। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक समस्या या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। असीमित इच्छाओं और सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों के कारण उत्पन्न होने वाली चयन की समस्या। अब ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हमारे पास सीमित साधन हैं, असीमित इच्छाएँ हैं और वैकल्पिक जो उनके साधन हैं, उनको हमें उनमें से चुनना है कि क्या बेस्ट है। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझो कि हमारे पास जो ज़मीन है, जो लैंड वाला एरिया है, वो क्या है? लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो किसान जो हैं, जो उस पर फसल उगाते हैं, तो ये किसानों की चॉइस है कि उस पर वो किस चीज़ की कौन-सी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं या फिर नकदी फसलों का। खाद्यान्न फसलें कौन-सी फसलें होती हैं? ऐसी फसलें जो हम अपने खाने-पीने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गए, दालें हो गई, तो ये कौन-सी फसलें हैं? ये खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है? अब ये चुनाव किसके ऊपर निर्भर करता है? किसान के ऊपर कि वो या तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर ले या फिर नकदी फसलों में आपने कौन-कौन सी फसलें देखी? नकदी फसलों में आ जाती हैं आपकी रबर आ जाती है, ठीक है? कपास आ जाता है, ये नकदी फसलें होती हैं जिनसे पैसे की आवक होती है, ठीक है? तो या फिर वो नकदी फसलों का उत्पादन करे या फिर करे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, ये किस पे डिपेंड करता है? ये उस किसान पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो लैंड है वो क्या है? ज़मीन जो है वो सीमित है, ठीक है? तो होपफुली आपको दुर्लभता और आर्थिक समस्या दोनों चीज़ समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसके मुख्य 3 घटक हैं, जिनके लिए हम इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उपभोग। तो ये क्या बोल रहा है? यह अध्ययन है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय से विभिन्न खर्चों को कैसे पूरा करता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब मुख्य 3 घटक हैं, कौन-कौन से हैं? उपभोग है, उत्पादन है और वितरण है। अब इनमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी है? वो है उपभोग में कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को कैसे खर्च करे ताकि अधिकतम उसे क्या प्राप्त हो? संतुष्टि प्राप्त हो सके। उसके बाद आता है क्या? उत्पादन। तो उत्पादन क्या बताता है कि एक जो उत्पादन है वो सीमित संसाधनों का उपयोग करके कम लागत में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए किस तरीके से काम करे। उसके बाद आता है हमारे पास वितरण। ठीक है? अब वितरण क्या बताता है? वितरण बताता है इसके अध्ययन में कि जो राष्ट्रीय आय है, जो जीडीपी है, को उत्पादन के कारक कौन-कौन है? भूमि है, श्रम है, पूँजी है और उद्यमी है। तो उनके बीच मज़दूरी, किराया, ब्याज और लाभ के रूप में कैसे वितरित करें? मतलब इन सब में जब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन तीनों कंपोनेंट्स का, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनका जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम इससे मोस्टली क्या देखना चाहते हैं कि कैसे सीमित संसाधनों के साथ उपभोक्ता, उत्पादन और सरकार कैसे उन्हीं सीमित संसाधनों के साथ अपनी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकती है। ये मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं, ये यही इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सांख्यिकी, कि सांख्यिकी एक्चुअल में क्या है? तो सांख्यिकी को मोस्टली हम किस चीज़ के रूप में ले सकते हैं? मोस्टली ये क्या है? आंकड़े हैं। कैसे आंकड़े हैं? आर्थिक तथ्यों के आंकड़े हैं। अब इसकी 2 तरीके से परिभाषाएँ दी गई हैं। एक तो एकवचन के रूप में आती है, दूसरी आती है बहुवचन के रूप में। अब एकवचन के रूप में क्या है? सांख्यिकी विधियों जिसमें आंकड़ों का संग्रह, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन शामिल है। ठीक है? जो सिंगुलर सेंस की जो इसकी डेफिनेशन है, यही सांख्यिकी के चरण होते हैं। ठीक है? कि सबसे पहले हम आंकड़ों को क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। मतलब आंकड़े जो हैं वो इकट्ठे करते हैं, फिर उनका संगठन करते हैं, फिर उनको प्रस्तुत करते हैं, फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और फिर उनसे जो भी रिपोर्ट निकलती है, जो भी रिज़ल्ट निकलता है उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है? तो एकवचन के रूप में हम क्या मान सकते हैं कि सांख्यिकी विधियाँ हैं। और बहुवचन के रूप में क्या है? संख्यात्मक आंकड़े हैं। संख्यात्मक आंकड़े यानी न्यूमेरिकल डेटा, जैसे कि जनसंख्या के आंकड़े हुए, रोजगार दर हुए, ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए? सांख्यिकी है। तो एक वचन के रूप में क्या है? ये सांख्यिकी विधियां हैं और बहुवचन के रूप में ये क्या है? संख्यात्मक आंकड़े हैं। अभी जब आप बहुवचन के रूप में इसकी विशेषताएं देखोगे तो आप बहुवचन का सेंस अच्छे से समझ पाओगे। ये इसकी बहुवचन के रूप में क्या है?
विशेषताएँ हैं और यही हमारे लिए क्या है सांख्यिकी की भी विशेषताएँ हैं। ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि सांख्यिकी की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, तो इसको समझते हैं। ठीक है? तो सांख्यिकी की विशेषताएँ क्या-क्या हैं? सबसे पहले तथ्यों का समूह है। तो सांख्यिकी के आंकड़े कैसे होते हैं? समूह में होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं कि आप अपनी क्लास में जाते हैं, ठीक है? आपने किसी एक बच्चे से पूछा कि उसके टेस्ट में नंबर कितने आए और वो बताता है कि उसे 25 में से 15 नंबर आए हैं। तो ये जो नंबर हैं ये हमारे लिए सांख्यिकीय आंकड़े नहीं होंगे क्योंकि आपने किसी एक व्यक्ति की जो है आंकड़े इकट्ठे किए। लेकिन जब आप पूरी क्लास से पूछते हैं, तो वो जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनसे हम कोई रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये समूह में होना चाहिए। दूसरा संख्याओं में व्यक्त होना, इसमें केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाता है जिन्हें अंकों में लिखा जाता है। मतलब वैसी चीज़ें जो अंकों में नहीं लिखी जा सकती, उसे हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। अनेक कारणों से प्रभावित ये आंकड़े किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई कारणों से प्रभावित होते हैं। अब जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में अगर इसको देखें कि कोई बच्चा है यदि वो किसी कक्षा में फ़ेल हो जाता है, तो फ़ेल होने का सिर्फ़ एक कारण नहीं होगा, इसके पीछे कई कारण होंगे कि उसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, उसकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होगी, उसके आस-पास का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होगा कि जहाँ बहुत अच्छे से वो पढ़ सके जिसके कारण वो फ़ेल हो गया। तो इसी तरीके से सांख्यिकीय आंकड़े हैं जो किसी एक चीज़ से प्रभावित नहीं होते बल्कि बहुत सारे कारणों से प्रभावित होते हैं। उचित शुद्धता, डेटा को इकट्ठा करते समय उद्देश्य के अनुसार सही शुद्धता का होना ज़रूरी है। मतलब जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद तुलना योग्य आंकड़े ऐसे होने चाहिए जिनकी आपस में आसानी से तुलना की जा सके। मान लीजिए कि आप एक कक्षा में जाते हैं, एक बच्चे से उसका वज़न पूछ लेते हैं, दूसरे बच्चे से उसके पिछली कक्षा के मार्क्स पूछ लेते हैं, तीसरे बच्चे से उसके पिताजी की सैलरी पूछ लेते हैं। अब जो आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, तो ये समूह में तो हैं, लेकिन क्या है, इन तीनों की हम तुलना नहीं कर सकते। या तो आप सभी बच्चों से क्या पूछते हैं, उनके पापा की सैलरी ही पूछ लेते, या सभी बच्चों से उनकी पिछली कक्षा के मार्क्स ही पूछ लेते, या सभी बच्चों से उनका वज़न ही पूछ लेते। तो क्या होता, उनमें हम तुलना कर सकते थे। तो आंकड़े कैसे होने चाहिए जिनकी तुलना की जा सके? पूर्व निश्चित उद्देश्य। क्या बोल रहा है कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं उसके पहले ही क्या होना चाहिए, किसी मकसद से जुटाया जाना चाहिए। मतलब जो आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं वो किसी उद्देश्य से होना चाहिए। कि मान लीजिए आप अपने 4 दोस्त हैं और किसी भी चीज़ के लिए आप लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे से अपने पिताजी की क्या पूछ रहे हैं कि उनकी इनकम कितनी है। अब आपने ऐसे ही 4 लोगों ने पूछ ली, तो क्या ये सांख्यिकीय आंकड़े होंगे? नहीं होंगे क्योंकि इनका उद्देश्य नहीं है। लेकिन आप बोलते हैं कि जिसकी भी पिताजी की सैलरी सबसे ज़्यादा होगी, वो आज पार्टी देगा। तो ये क्या है, एक निश्चित उद्देश्य से आप सबकी सैलरी पूछ रहे हो और जिसके पिताजी की सैलरी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? पार्टी दे देगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक निश्चित उद्देश्य से किया गया, इसलिए सांख्यिकीय आंकड़े हो जाएँगे। व्यवस्थित संज्ञा, सांख्यिकीय आंकड़ों को हमेशा एक प्रॉपर प्लानिंग और सिस्टम में इकट्ठा करते हैं। मतलब व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही आंकड़े इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये जो है यही हमारे लिए क्या है, सांख्यिकी है। जो हमने ये इसकी विशेषताएँ देखी, तो ये हमारे लिए यही क्या है, बहुवचन के रूप में इसकी जो डेफ़िनेशन है वो हो जाती है और एकवचन के रूप में इसको हम समझ लेते हैं कि एकवचन के रूप में ये क्या है? तो एकवचन के रूप में ये जो चरण दिए गए हैं, ये जो विधियाँ हैं, यही एकवचन के रूप में इसकी परिभाषा है। ठीक है? इसको देखते हैं हम। इसमें क्या-क्या बताया गया है। यही इसके चरण भी हैं और यही इसकी एकवचन के रूप में डेफ़िनेशन भी है। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आंकड़ों का संग्रह। तो सर्वेक्षण या प्रोग्रामों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करना। मतलब किसी भी तरीके से आंकड़े या फिर डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरा है आंकड़ों का संगठन। एकत्रित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से सारणी में बदलना। है ना? किसी भी फ़ॉर्म में उनको आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से बदलना। उसके बाद है आँकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आप ग्राफ बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो या फिर डायग्राम के माध्यम से जो भी आँकड़े प्रस्तुत किए हैं उनको क्या करना है? प्रस्तुत करना है। फिर है आँकड़ों का विश्लेषण, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, सहसंबंध का उपयोग करके निष्कर्ष निकालना। जैसे माध्य, माध्यिका वगैरह जो हम करते हैं वो इसमें ही आते हैं और वो विश्लेषण का फ़ॉर्म है। फिर है आँकड़ों का निर्वचन, तो अंतिम निष्कर्ष को निकालना ताकि नीति के लिए क्या किया जा सके? निर्णय लिया जा सके। तो ये मोस्टली 5 चरण हैं जो क्या होते हैं, सांख्यिकी में होते हैं कि सबसे पहले आँकड़ों का संग्रहण करना, फिर संगठन करना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर विश्लेषण और फिर उसके बाद निर्वचन। यही इसके चरण हैं, यही इसकी विधियाँ हैं और यही इसकी एकवचन के रूप में कहीं न कहीं हमारी क्या हो जाती है, डेफ़िनेशन हो जाती है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि सांख्यिकी क्या है, तो ये डेटा है मोस्टली और ये एकवचन के रूप में हमने समझा और इसको हमने समझा बहुवचन के रूप में। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।